नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। और इस समय हम रायपुर के किद्दूवाला क्षेत्र पर हैं और आज किद्दूवाला क्षेत्र पर आना क्यों जरूरी है मैं आपको बताऊंगा। पर सबसे पहले हम बात करेंगे प्रदेश में जो स्पोर्ट्स है उसके हालात क्या हैं। और ये हालात आपने पूर्व में देखे हैं जब दिलराज कौर और उनकी माताजी गांधी पार्क में बैठ जाती हैं, उसके बाद कई महीनों तक वो संघर्ष वहां पर करती हैं। ऐसे ही हमारे पीछे एक कैफे आप देख रहे होंगे जिसका नाम है राइडर्स कैफे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये राइडर्स कैफे क्यों मेरी नजर में आया, क्यों मैं यहां पर आया, इसके पीछे की कहानी क्या है वो मैं आपको आज बताऊंगा। पर उससे पहले मैं ये बता दूं कि जैसे ही आप इस कैफे में आएंगे तो इस कैफे में कुछ मेडल्स आपको बाहर से नजर आएंगे और ये मेडल्स अपनी ओर खींचते हैं, जिस कारण मैं भी यहां पर पहुंचा। क्या कुछ इस मेडल के पीछे राज है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। साथ ही जितने लोग जुड़ेंगे इसे शेयर करिएगा और जिससे आपको ये मालूम पड़े कि हालात स्पोर्ट्स के प्रदेश में क्या हैं और किस तरीके से जो लोग यहाँ पर जो युवा तैयारी करते हैं वो किस तरीके से पीछे हो जाते हैं। तो आपको आते हैं, अब देखते हैं कि अंदर की पूरी कहानी क्या है राइडर्स कैफे की। और यहाँ पर जो भारती जी हैं, जो ओनर यहाँ के हैं, उनकी जुबानी सुनेंगे कि आखिर इन मेडल्स के पीछे का राज क्या है और इस कैफे के पीछे का राज क्या है। तो अब चलते हैं अंदर और जानते हैं भारती जी से कि उनका कहना इस पूरे में क्या है। तो ये कैफे कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे मेडल, यहाँ आप देख सकते हैं। ये जब हम आए तो हमें खुद हैरानी हुई ये किस तरीके के मेडल यहाँ पर हैं और कैसे ये पूरा यहाँ पर ये सेटअप जो लगाया हुआ है। तो भारती जी, रमेश भारती जी, तो रमेश भारती जी हमारे साथ हैं जिनका ये कैफे है। तो सबसे पहले तो मैं ये मेडल और ये ट्रॉफीज के बारे में जानना चाहूंगा, किस चीज की ट्रॉफीज हैं, क्या है ये? सर एक्चुअली मैं बचपन से स्पोर्ट्स को काफी लाइक करता था, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि फ्यूचर में इतना कुछ कमा लूंगा। तो मैं बस कैश प्राइस से ज्यादा मुझे ट्रॉफी मेडल से बहुत प्यार था। तो मुझे औरों को देख के ऐसा लगता था कि मुझे भी चाहिए। तो मेरे अंदर ऐसे एकदम से जुनून आया और मैं हर रेस में गया। कोई भी उत्तराखंड के या फिर इंडिया के कोई भी ऐसी रेस नहीं होंगी शायद जो मैंने कम करे होंगे, छोड़े होंगे, सभी में करा और सभी में काफी मेहनत करी। और ये ट्रॉफी मेडल इतने आसानी से नहीं मिलते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और वो मैंने मेहनत करी है, तब जाके इस लेवल तक पहुंचा हूं कि मैं बस सिर्फ एक महीना ही करके मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर बन गया था, इंटरनेशनल लेवल की राइड करके। तो काफी स्ट्रगल किया। अच्छा, पहले मैं जानना चाहूंगा शुरुआत से, क्योंकि जो लोग अभी मैंने इंट्रोडक्शन नहीं दिया, साइकिलिंग आप करते हैं, जी। कब से कर रहे हैं ये और कहाँ से हैं, पहले ये भी जानिएगा। मैं पहले जानना चाहूंगा रमेश भारती जी, कहाँ से आप आते हैं, कब ये सफर जो शुरू हुआ ये साइकिलिंग का, और साइकिलिंग ही क्यों चुना? क्योंकि स्पोर्ट्स को लेकर बहुत सारे स्पोर्ट्स यहाँ पर हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है या और चीजें भी अन्य होती हैं। साइकिलिंग ही क्यों और कहाँ से आप आते हैं, पहले ये बताइएगा शुरुआत से। मेरा नाम रमेश भारती है। बेसिकली मैं नैनीताल से हूँ, मेरा होम टाउन नैनीताल में है। तो मैं देहरादून में आई थिंक 2019 से आ गया था, 2009 से मैं देहरादून में ही हूँ। तब से एक्चुअली मैं एक होटल में जॉब करता था, बावर्ची रेस्टोरेंट नाम से, वहाँ पे जॉब करता था। तो मैं वहाँ का जो भी काम करता था, जो भी सामान लाना ले जाना, सारा साइकिल में लाना ले जाना करता था। मैं एक नॉर्मल बाइक थी, हम उसे बाइक बोलते हैं, नॉर्मल साइकिल थी विदाउट गियर वाली। तो एकदम से फिर मैंने माइंड में सोचा कि मैं इतनी अच्छी साइकिलिंग करता हूँ, मैं पता करता हूँ कि रेस वगैरह होती है क्या हर जगह। मैंने पता किया, साइकिलों की दुकान में जाके पूछा तो वहाँ पर एक साइकिल की दुकान में उन्होंने बताया कि हाँ रेस होती है, आपको पता करनी पड़ेगी। तब इसे करते करते उसके एक महीने बाद अमर उजाला के न्यूज में आता है कि एशिया की सबसे लंबी रेस नैनीताल टू मसूरी 700 किलोमीटर की। तो मैंने बिना सोचे समझे वहाँ के फेडरेशन CFI है, ओमकार सर है, ओमकार सिंह जी, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी राइडर सबको ओलंपिक में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, अभी लगे हुए हैं। तो मैंने उनके साइट के थ्रू उनसे बात करी, सब कुछ करा। 2-3 बार बात करने के बाद मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया। मैंने फिर भी रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने मुझे बुलाया। तो 2016 में मेरी पहली रेस थी जो इंटरनेशनल लेवल की रेस थी, जिसमें 18 कंट्रीज आए थे। तो वहां पर फर्स्ट टाइम मेरी 29 रैंक आई थी 112 राइडर में से। तब से मेरा जुनून चढ़ा है कि हाँ, फिर मैंने देखा बाहर के राइडर्स के साइकिलें देखी, उनके इक्विपमेंट देखी कि वो किस तरीके से चला रहे हैं, और मुझे लगा कि हाँ ये तो बहुत फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा अच्छा है। तो फिर वहां पर आपको पता है पॉलिटिक्स भी हो ही जाता है हर जगह, बड़े बड़े नेता आते हैं वहाँ पे भाषण देते हैं, हमें लगता है कि हाँ ये तो अच्छा है। तो मैंने फिर सोचा कि लाइफ में मुझे यही करना है और कुछ भी नहीं करना, ना जॉब करनी ना कुछ करनी, सिर्फ साइकिलिंग करनी है
अपने नाम के साथ साथ अपने देश का नाम कमाना है। बस मैं ये सोच के निकला था। नहीं, अब भारती जी ये भी, हाँ, ये बड़ी अच्छी बात कही, ये सोच के आप निकले। आपने इंटरनेशनल जो सबसे लंबी जो रेस ट्रैक है वो नैनीताल से मसूरी है, उसमें पार्टिसिपेट किया। 100 कुछ राइडर्स में से 29वीं रैंक आपकी थी। नेशनल की बात मैं करूंगा आपसे, नेशनल में टॉप 10 में भारती जी थे, वो भी बताइएगा कि कैसे आपने कहा कि देश के लिए कुछ करना है, पर ये सोच क्यों बदली और क्या यहां पर रोक आया, वो भी आपको इसके पीछे की कहानी बताएंगे। नेशनल के पहले बारे में बताइए। सर मैंने फर्स्ट टाइम नेशनल किया था हल्द्वानी में नेशनल हुआ था। ऑल ओवर इंडिया से राइडर्स आए थे। तो नेशनल से पहले हमारे ट्रायल्स होते हैं, ट्रायल्स में सेलेक्ट हो गया तो हम नेशनल के लिए गए। जब मैं नेशनल के लिए हल्द्वानी पहुंचा तो वहाँ का जितना भी मैनेजमेंट था, हाँ देखो एक राइडर क्या सोच के चलता है, हमारी इतनी बड़ी रेस हो रही है, नेशनल हो रही है, तो हमारा वहाँ पर अच्छा मतलब कुछ तो अच्छा होगा, मैनेजमेंट अच्छा होगा, रहना वगैरह सब कुछ होगा। हम ये सोच के गए थे कि चलो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अच्छा होगा, रहना फ्री सब कुछ, मतलब हम अपना बजट लेके गए नहीं थे कि हमें भी वहाँ पे पे करना पड़ेगा। जब हम वहाँ पे पहुंचे, ब्रेकफास्ट फ्री था, बाकी जो वहाँ का रहने का 2500 रुपीज 1 डे, तो हमें 3 दिन रहना था। ठीक है, अभी मेरा छोटा मोटा बिजनेस है, मैं एफर्ट कर सकता हूँ। तो उस समय मैं सिर्फ जॉब करता था, तब मेरी सैलरी थी 12,000 रुपये, तब मैं एफर्ट नहीं कर पाया। मैं नेशनल को छोड़ के वापस आ रहा था, तब मेरे फ्रेंड के फादर ने उनको रुकवा के जितने दिन में रुका, जो भी मैंने खाया सब उन्होंने पे किया। उसके बाद मैं रेस में गया। रेस में जाने के बाद जितने भी स्टेट से आए थे सबके राइडर्स के साथ कोच वगैरह थे, सब देख रहे थे कि राइडर क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, कितना चला रहा है। बट हमारे उत्तराखंड में बिल्कुल मतलब ही नहीं है। ठीक है, सिलेक्ट हो गए, रेस करो, पूछना नहीं है राइडर्स के पास क्या है, कैसे चला रहा है, कोचेज नहीं है, कुछ नहीं है। तो ठीक है, मैंने नेशनल करी, लास्ट लैप में मेरा चैन टूट गया तो मैं रेस से बाहर हो गया, वो नहीं कर पाया। फिर वहां से वापस आया। फिर भी मैंने अपने माइंड में ये नहीं रखा था कि कोई बात नहीं, और भी रेसेस आते हैं। तो मैंने सोचा था कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट जो भी नेशनल होगा उसमें गोल्ड लेके आके अपने उत्तराखंड का नाम आगे करेंगे। क्योंकि हमेशा से हमारे इंडिया में हिमाचल, कर्नाटका काफ़ी मेहनत करते हैं, वहाँ के कोचेज वगैरह भी हैं जो मेहनत करके उनको आगे बढ़ाते हैं, और गोल्ड मेडल उन्हीं के पास है। हमारा प्लान इस बार ये था कि हम लोग कुछ करेंगे, बट जब हमने उत्तराखंड की स्थिति देखी, ये मैनेजमेंट देखा, तो सर तब से मैं खुद ही थोड़ा पीछे होने लग गया। क्योंकि उसके बाद से नेशनल हमारे उत्तराखंड में हुए नहीं। अच्छा, मैं ये कैफे पर भी आऊंगा। आपने जॉब आप करते थे, उसका कैफे क्यों शुरुआत की? क्योंकि आपने ये कहा कि उत्तराखंड में तो कुछ नहीं मिल पाया सरकार की तरफ से, और प्रदेश में जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है वो क्लियर कट है, पर यहाँ पर दिलराज कौर के बारे में भी सुना होगा, जो पैराशूटर थी, जो गांधी पार्क में बैठी है। उसके बाद भारती जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, स्पोर्ट्स पॉलिसी और जो स्पोर्ट्स की जो होना चाहिए था युवाओं के साथ। तो ये कैफे की और रुख क्यों किया आपने? सर हमारे साइकिलिंग कम्युनिटी में बहुत आर्मी से भी है, बड़े बड़े लोग हैं, और आपने सुना होगा तासिन नुंगसी जो सिस्टर हैं, उनके पास भी गया था, उनसे बात करी। तो ये लोग बड़ी बड़ी बातें करके बोलते थे कि रमेश हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे। ठीक है, एक स्पोर्ट्स पर्सन क्या सोचेगा, इतने बड़े लेवल के लोग अगर ये कह रहे तो हो सकता है मेरा फ्यूचर इसमें आगे बढ़े, मैं कुछ करूं। उसके बाद मैंने लेटर्स लिखे, ONGC को लिखा, ठीक है, हमारी स्पोर्ट्स कमिश्नर जो भी उनके लिए लिखा, 3-4 जगह मैंने लेटर लिखे, बट उसका कोई रिस्पांस नहीं आया, कोई भी रिस्पांस नहीं आया। तो फिर उसके बाद मैं हरीश रावत जी से मिला मुनस्यारी में जब रेस हुई थी, और आपका ये अभी ये कब की बात होगी? निशंक जी है जो पोखरियाल जी, उन्होंने रेस करवाया था ऋषिकेश में। सर मेरे पास सब कुछ प्रूफ है, ट्रॉफी भी है, मेडल भी। ये आपका इस पास गंगा के नाम से, ये आपके ऋषिकेश में निशंक जी ने करवाया था, इसमें फर्स्ट पोजीशन आया था। तो उन्होंने हजारों लोगों के सामने मेरे कंधे में हाथ रख के बोला था, भारती जी आप कहाँ से हो? मैंने बोला सर मैं देहरादून से, उत्तराखंड का ही हूँ। ठीक है, आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपके लिए कुछ करेंगे, आप मेहनत करिए। तो सर उस समय मेरा ना सीना चौड़ा हो गया, चलो इतना बड़ा नेता अगर मेरे कंधे में हाथ रख के बोल रहा है तो कुछ तो करेगा। तो मैंने उस समय हमारे एक सर है, मानिक सर, आई थिंक मैं ये कहूंगा कि उनकी बदौलत ही शायद मैं इस लायक बना हूं, इतने सारे ट्रॉफी मेडल्स लाए हैं। तो मुझे लगा कि जब इतना कुछ कर रहे हैं तो मैंने क्या करा, जॉब को पीछे करके साइकिलिंग को आगे किया। बिल्कुल सर मैं मॉर्निंग में निकल जाता था, कभी कभी अगर लेट भी हो जाता था तो
जॉब में से फ्री, कोई बात नहीं आप करो साइकिलिंग। तो मैंने ये सोचा था कि चलो कोई बात नहीं, मैं साइकिलिंग से कुछ करूंगा। तो जब कैश प्राइज वगैरह मिलते हैं, हर रेस में गया, हर रेस में जीतते गया, ट्रॉफी मेडल्स आते गए, कहीं भी गिव अप नहीं किया, हर जगह फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, कभी कभी हो सकता था सेकंड थर्ड, बट हर जगह जीता। तो मुझे लगा कि हाँ अब तो मैं कुछ करूंगा, ये अच्छा ही होगा। तो मैं हमारी CFI के साथ कांटेक्ट में रहा कि चलो ये हमें ओलंपिक लेवल तक ले जाएंगे। पहले हमें एशियन कराते हैं, एशियन में अगर इंडिया क्वालिफाई हो जाता तो हमें ओलंपिक जाने का मौका मिल जाता। तो मैंने सोचा, मैं अपने सर जब मैंने साइकिलिंग स्टार्ट करी थी ना, बीवी और बच्चे को छोड़ के पता नहीं रहता था कि ये सुबह कब जा रहे हैं और कब वापस आ रहे हैं। मैं सिर्फ पूरा 24 आवर्स पूरा टोटली साइकिलिंग। बट जब मैंने रेस देखी, उसके बाद मैंने सेकेंड वहां गया आपका लद्दाख में भी हमारी CFI फेडरेशन कराती है, जिनके ऑनर है ओमकार सिंह। वहां पर मैं ऑल ओवर इंडिया से टॉप 6 आया। फिलहाल देखिए छोटा मोटा कैश प्राइज मेरे लिए मैटर नहीं करता, मेरे लिए मैटर करता है कि मेडल और हमारे उत्तराखंड का नाम और देश का नाम ऊपर। तो मुझे 8,000 रुपीज मेरे को मिला। बट वहां पर सिर्फ अनाउंसमेंट किया गया कि मिलेगा, बट वो नहीं मिला। ठीक है, हम वहां से वापस आए। उस समय जब मैं लद्दाख गया, फर्स्ट टाइम मेरे पॉकेट से 15,000 रुपये खर्चा हुआ। सिर्फ फ्लाइट से आने जाने का टिकट फ्री था, बाकी टोटली रहना वगैरह भी उनका फ्री था। बट फिर भी और भी खर्चे होते हैं। 15,000 रुपीज मेरे पॉकेट से गए, नो प्रॉब्लम। फिर मेरे घर में प्रॉब्लम हुई, सर अगर एक बंदा 12,000 की जॉब कर रहा है, फैमिली को भी देखना है, स्पोर्ट्स को भी फॉलो करना है, तो कैसे करेगा। फिर जब मैं वहां से वापस आया तो मेरे घर का रेंट, शॉप का रेंट हो नहीं पाया। तो मैंने अपनी जो बाइक थी उसको सेल कर दी। सेल करके ये सब कुछ कंप्लीट किया। फिर भी मैंने माना नहीं। मैंने फिर कुछ महीने बाद फिर दूसरी बाइक लेके आ गया। फिर मैं रेस में गया, फिर मेहनत करी, फिर रेस वगैरह से जीता, सब कुछ ओके फाइन। उसके बाद फिर मैं सेकेंड टाइम जब लद्दाख गया, ये आपका हुआ था फर्स्ट लॉकडाउन में लद्दाख में किया गया था। इसलिए किया गया था कि जो चाइना हमें प्रॉब्लम कर रही थी, चाइना को दिखाना चाह रहे थे कि हम किसी से डरते नहीं है, हमारे जो आर्मी है बहुत स्ट्रांग है। उनका ऐसे कुछ मोटिव था। तो लद्दाख पुलिस ने रेस करवाया था, उसमें मेरा ओवरऑल इंडिया में 4th रैंक आया। तो वहाँ से 40,000 रुपीज़ मिले, भले TDS काट थे, जो भी काट के मिले, ठीक है, वहाँ से मिला। वहाँ से आने के बाद फिर पौड़ी में रेस हुई। पौड़ी में उत्तराखंड टूरिज्म ने कराया। तो मैंने 10 दिन में 90,000 रुपये कमाए। तो सर 10 दिन में 90,000 रुपये कमाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद जब देहरादून में अभी हमारे जो रावत जी थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, उन्होंने रेस करवाई थी आपका ये राजभवन से आई थिंक जॉर्ज एवरेस्ट तक। उसमें भी पहला पोजीशन था। लद्दाख से आते ही मैं फर्स्ट आ गया था। तो वहां पर भी उन्होंने बोला था, बेटा ठीक है हम कुछ करेंगे, आप बस करते रहो। सुन के अच्छा लगा। वहां से फिर जब मैं विनर के लिए मुझे बुलाया गया कैश प्राइज के लिए, वहां पर आपके मसूरी के वो हैं आपका गणेश जोशी जी और 2-3 और लोग भी थे। उन्होंने बोला, बेटा आप लद्दाख की स्टोरी बताओ, आपके साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे आपने किया। मैंने सब कुछ बताया, ओके फाइन। उसके बाद दोबारा नहीं पूछा किसी ने कुछ भी। तो बस सिर्फ जितने भी नेता मिले हमारे उत्तराखंड से, सब ने यही बोला कि हम आपके लिए कुछ करेंगे, और मैं उसी आशा में बहते गया। लेकिन सर उसके बाद मैं गया कर्नाटका में नेशनल था। बट वहाँ के हाल इतने बुरे थे कि हमें कोविड सेंटर में रखा गया, और ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के लिए हमें 10-10 किलोमीटर दूर तक साइकिल चला के जाना पड़ता था, वहां से आना जाना। तो ये सबके साथ होता था सर? सबके साथ। हमारे बड़े बड़े प्लेयर थे हमारे, मैं तो ये भी कहूंगा हमारे देवेंद्र ठाकुर है जो इंडियन टीम कोच है, शिवेन है इंडिया टॉपर है, दोनों राइडर इंडिया टॉप में। अभी गोल्ड मेडल एक नहीं सर उनके पास, बहुत सारे गोल्ड मेडल है। और अभी से नहीं, बहुत टाइम से कर रहे हैं। बट उसको सरकार थोड़ी सपोर्ट कर रही है। सपोर्ट कौन कर रहा है? कंपनी कर रही है। शिवेन को ट्रैक कंपनी स्पॉन्सर कर रही है, और देवेंद्र भाई को कर रही है स्क्वाड कंपनी। उनको आउट कंट्री भेजती है, आई थिंक हर मंथली सैलरी आती है उनकी। बट ये कंपनी को छोड़ के हमारे गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किया? ये करना चाहिए। मैंने जब ये सवाल पूछी, देवेंद्र भाई जो इंडिया टॉपर है वो मेरे घर पे भी रुके थे, 2-3 दिन आए थे देहरादून मिलने। तब मैंने उनसे कहानी पूछी कि देवेंद्र भाई आपकी लेवल इतनी ऊंची है तो गवर्नमेंट तो कुछ करती होगी। तो उन्होंने बोला, रमेश भाई गवर्नमेंट के भरोसे नहीं हूं मैं, गवर्नमेंट कुछ नहीं करते, आपको लगता है। ये सारी जो भी है कंपनी कर रही है। तो उसके बाद सर मुझे लगा जब इतने बड़े लेवल के राइडर को गवर्नमेंट नहीं कर रही तो मुझे क्या करेंगे। बिल्कुल ठीक है सर, ये सोच के मुझे बहुत दुखी हुआ, बहुत दुख हुआ मुझे। और दूसरी बात, हमारे जितने भी इंडियन राइडर्स हैं वो अच्छे राइडर्स हैं, लेकिन वो है मिडिल क्लास फैमिली से। जो बड़े वाले हैं जिनका पैसा काफी है, जो हर स्पोर्ट्स को फॉलो कर सकते हैं,
उनके पास पैसा है, उतनी मेहनत करते नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनके पास तो सब कुछ है, सब कुछ मिला हुआ है। मिडिल क्लास वाला करना चाहता है तो उनके पीछे सपोर्ट नहीं है। हमारे देश में सर सबसे कमी क्या है, चलिए मेरी कहानी छोड़िए, ठीक है, जो भी मैंने झेला है और जो मैंने कुर्बानियां दी हैं अपनी साइकिलिंग के लिए, क्योंकि एक माउंटेन बाइकर की जो रेस होती है ना सर, वो जिंदगी और मौत के बीच, जैसे चाइना बॉर्डर में अगर एक इंडियन आर्मी लड़ता है तो हम भी आर्मी वाले हैं, हम भी अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल। हमारे जो ट्रैक इतने खतरनाक होते हैं, अगर हम ऊपर से गिर गए नीचे कुछ भी हो सकता है, ठीक। हमें पहले फॉर्म में साइन करा जाता है कि रेस के थ्रू अगर आपको कुछ हो जाता है तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी, हम अपनी जिम्मेदारी खुद लेंगे। इतना रिस्क करके हम जाते हैं किसके लिए? बिल्कुल। 30-35 हजार 50 हजार उसके लिए, कैश प्राइस के लिए, प्राइस के साथ साथ कि हमारे देश का नाम भी ऊपर हो, हमारे स्टेट का नाम भी ऊपर हो। लेकिन सर दुख इस बात का है, हमारे स्पोर्ट्स में इतने अच्छे खिलाड़ी यहाँ पर ना कोई रेडी करता है, ना किसी को कोचिंग दी जाती है, अपने भी पैदा होते हैं, अपने मेहनत से करते हैं। बिल्कुल, ठीक है सर। फिर भी फॉलो नहीं करते, फिर भी गवर्नमेंट उसका सपोर्ट नहीं कर रही है, उनकी तरफ ध्यान नहीं है। आप यकीन नहीं करोगे, अगर आप इस न्यूज के थ्रू पहुंचा दीजिएगा उनको, सतपाल जी महाराज है, बीएसएफ ने अरेस्ट करवाई थी, मालदत्ता की बात है। हमने वहां पे बैठ के इंडियन आर्मी के साथ बैठ के हमने ये बोला था कि सर कुछ मत दो, हमें एक ट्रैक बना के दे दो, एक ट्रैक बनाने का परमिशन मिल जाए, हम खुद बनाएंगे ट्रैक। उन्होंने क्या बोला, ठीक है बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये खुशी की बात है कि हमारे उत्तराखंड में ट्रैक बना के अगर आप लोग इसमें ट्रेनिंग करो, आप बड़े लेवल पे जाओ, अपने स्टेट का नाम, देश का नाम रोशन करो। ठीक है, हम खुश है। 1 साल 2 साल 3 साल हो गए सर, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। उसके बाद हमारे बच्चों ने खलंगा, एक वहां पर कोई जंगल है, वहां पर ट्रैक बनाया गया, उस जंप में कोई बच्चा गिरा। देखिए ऑब्वियसली बात है, ऑफ रोडिंग जंप बनाओगे तो गिरेगा पक्का, तो वहां पर कंप्लेन करके उसको बंद करा दिया गया। बिल्कुल ठीक है सर। उसके बाद फिर बोलते कि उत्तराखंड में मेडल नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। जब मैंने कर्नाटका से ब्रॉन्ज मेडल लाया था, मुझे किसने पूछा? सारे स्टेट के बच्चे जब अपने रेलवे स्टेशन से उतर रहे थे, सबके गले में माला, ठीक है, कि सब लोग क्लैपिंग करके उनको बुलाया जा रहा था, स्वागत की जा रही थी। जब हम लोग आए, हमें किसी ने नहीं पूछा। यहाँ से हल्द्वानी अभी धामी जी ने बुलाया था, जो धामी जी बने थे, धामी जी ने बोला था कि बेटा हल्द्वानी आ जाओ, हम आपको थोड़ा बहुत कुछ कैश प्राइज दे देंगे। सर ये कोई बात नहीं होती है। देहरादून से अगर हम 15,000 के लिए वहां जाएंगे कि ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं तो 15,000 दे देंगे। यहाँ से सर हम इतना खर्चा करके हल्द्वानी जाएंगे, कुछ रोकेंगे होटल में, उतना खर्चा करेंगे, वहां से वापस आएंगे, कोई फायदा नहीं है। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें एक स्पोर्ट्समैन, एज अ नेशनल राइडर, आई एम इंटरनेशनल राइडर, मैं खुद को इंटरनेशनल राइडर बोलूंगा क्योंकि मैं उस लेवल तक हूँ। हमें इज्जत नहीं मिली सर। मैं 15,000 के लिए यहाँ से हल्द्वानी क्यों जाऊंगा लेने के लिए? क्योंकि हमें रिस्पेक्ट तो मिली नहीं। जो हमें, जब हम कर्नाटका से इतनी जंग लड़ के वापस आए थे, हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली, हमें रिस्पेक्ट ही नहीं दी गई। तो मुझे सर बस जो मेरे साथ हुआ है, अभी जो बच्चे हैं उनके साथ ना हो, और प्लस हमारे इंडिया में जितने भी स्पोर्ट्स है, सब जितने भी गवर्नमेंट है, सब पूरे क्रिकेट के पीछे लगे हैं। ठीक है, अभी फुटबॉल भी थोड़ा बहुत आगे पीछे, बट हमारे साइकिलिंग के पीछे किसी का कोई ध्यान ही नहीं है। हमारे फेडरेशन कर रही है, अपनी मेहनत पे कर रही है, बट हमारे फेडरेशन भी तभी कुछ करेगी ना जब गवर्नमेंट उनको सपोर्ट देगी। बिल्कुल। वो कब तक करेगी? तो सर अभी 2014 से इतने एशियन गेम्स हुए हैं, हमारा इंडिया अभी ओलंपिक के लिए बिल्कुल ही जीरो लेवल पे। बिल्कुल इतना जीरो की सर मैं सोच नहीं सकता। लद्दाख में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, वर्ल्ड के राइडर्स आए थे, तब उसमें हमारा इंडिया भी गया था। हमारे इंडिया को इतनी बुरी तरह हराया गया कि हमारे इंडिया वाले कंप्लीट ही नहीं कर गए, माइनस ओवरलैप हो गए। तो सर शर्म की बात है, इतनी शर्म की बात है कि हम सोच नहीं सकते। हमारे इंडिया में खिलाड़ी पैदा होते हैं, ना कि उनको तैयार किया जाता है। बिल्कुल। तो सर मैं यही कहना चाहूंगा कि ये एक आर्मी की जंग हम लड़ रहे हैं, एक माउंटेन बाइकर की जंग लड़ रहे हैं। तो हमारे स्टेट में हर जगह ट्रैक बनाया दिया जाए, और जितने भी बच्चे हैं, मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे ही गोल्ड मेडल लेके आएंगे, हमारा देश का नाम, स्टेट का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल। तो मतलब आपको ये लगता है कि इंडिया राजनीति का शिकार हुआ है स्पोर्ट्स में? 100%। क्योंकि इंडिया में जो आप कह रहे हैं, ये उत्तराखंड की बात भी नहीं है, पूरे देश की बात है। मैं अपने स्टेट की बात नहीं करूंगा। देखिए मैं एक उत्तराखंडी हूँ, हमारे उत्तराखंड को एक देवभूमि के नाम से जाना जाता है। मैं सिर्फ अपने स्टेट की बात नहीं करूंगा, पूरे देश की बात करूंगा। पूरे देश में ही वही हालत है, हर जगह वही हालत है। बस उसको सुधारा जाए। ये माउंटेन बाइकर महंगा स्पोर्ट्स है, क्योंकि लाखों की साइकिलें लाओ,
उनके जो पार्ट्स होते हैं इतने महंगे होते हैं, अगर हमारी बॉडी डैमेज होती है उसका अलग है, तो उसमें हमें खुद ही खर्चा करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट से ये कहूंगा कि इस चीज को आगे बढ़ाए। अभी की जो जनरेशन है बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चे, बट बच्चों को ये नहीं पता कि उनके साथ होगा क्या। बिल्कुल, क्योंकि इसमें आगे की स्कोप ही नहीं है, फ्यूचर ही नहीं है। अगर कोई बच्चा गोल्ड मेडल लाता है ठीक है, रेस तक सीमित है, माल कैश प्राइज दे दिया, एक दो दिन आ गया, उसका न्यूज़पेपर में आ गया, टीवी में इंटरव्यू आ गया, खुश है, बट फ्यूचर के लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल। बट मेरा कहना है कि फ्यूचर में उनके लिए कुछ ऐसा किया जाए कि वो अपनी लाइफ एक माउंटेन बाइकर के नाम से अच्छे से जिए, बिल्कुल बिंदास होकर जिए। बस मैं ये कहना चाहूंगा सर। और विश्व के देशों में जब ऐसा हो सकता है तो क्यों भारत में नहीं? और सबसे बड़ी विडंबना यह हुई कि लगातार नेताओं ने आश्वासन दिया, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, चाहे सतपाल महाराज जी हो, चाहे निशंक हो, चाहे हरीश रावत हो। सवाल एक और मैं करूंगा भारती जी, आपने अपने कैफे में सारे ये लगाए हैं ट्रॉफीज, मेडल, इसका क्या कारण है? क्योंकि मैं ये देख रहा था युवाओं की संख्या बहुत यहां पर आती है, तो कभी युवा पूछते हैं, क्यूरियोसिटी होती है उन्हें कि क्यों है ये मेडल, किस चीज के हैं, या मतलब ये लगाने का क्या कारण है इसके पीछे यहाँ पर कैफे में? सर एक्चुअली लगाने का ये कारण है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जो प्लेयर है, अच्छे एथलीट है, क्योंकि इनके जितने भी ट्रॉफी मेडल है घर में, राइट, तो घर में रख के मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं है। मैंने यहाँ पे रखने का मेन ये कारण है, अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, लोग देखेंगे, बच्चे देखेंगे, इस चीज को फॉलो करेंगे। फॉलो मीन्स कि ये माउंटेन बाइकर है, ठीक है, हम भी साइकिलिंग करते हैं, हम भी जाते हैं, तो उनके अंदर ये जज्बा रहेगा कि हम भी मेडल लेके आते हैं अपने देश के लिए, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे लगाकर मैं रूम पे छुपा के रखूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा मैं कौन हूँ, मेरा लेवल क्या है, मैं राइडर हूँ नहीं हूँ, सब तो सोचेंगे कि कैफे चलाने वाला बंदा है। तो मैंने सिर्फ एक अपने आप को प्रूफ करने के लिए लगाया कि मैं एक एज ए राइडर हूँ। और दूसरी बात कि जो छोटे बच्चे हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, जो एजेड लोग हैं, सीनियर लोग हैं, वो भी हैं, वो इस ट्रॉफी मेडल को देख के साइकिलिंग शुरू करते हैं और पूछते हैं आप इतना कुछ करते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कुछ भी आपके पास अचीवमेंट है, रूम में रख के, घर में रख के कोई फायदा नहीं है, उसको ऐसी जगह लगाया जाए जैसे मैंने लगाया कि इसको देख के लोग फॉलो करें। सर मैंने इसलिए लगाया ताकि मेरे ट्रॉफी मेडल को देख के लोग इसको यूज करें, इस स्पोर्ट्स की तरफ लोग जाएं। पर आपको ये नहीं लगता कि अगर इसमें जाएंगे तो उन्हें यही जो कष्ट आप झेल रहे हैं, जो पीड़ा आपके साथ है, उन्हें वो झेलनी पड़ेगी? ये भी दो पहलू हैं इसके। आपने ये बिल्कुल लगाए हैं, आप ये कह रहे हैं कि युवा मोटिवेट हों, जो एज के वर्ग के लोग हैं। हाँ, अब तो मेरे माइंड में यही है, गवर्नमेंट से तो आई थिंक मैं कोई आशा नहीं करता, क्योंकि 2016 से अभी तक जीरो है, कोई आशा नहीं करता। बट मैं बाकी जो लोग आते हैं उनसे कहूंगा कि साइकिलिंग एक हेल्थ के लिए अच्छा है, बिल्कुल, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, प्लस पॉल्यूशन कम होता है। कि वीक में आप जैसे गाड़ी लेके घूमने जाते हैं 50-60 किलोमीटर, जहां भी जाते हैं, मसूरी, जॉर्ज एवरेस्ट, आई थिंक मालदेवता साइड हमारे देहरादून का एरिया है, आप उसको छोड़ के वीक में एक दिन गाड़ी को रख के साइकिल में जाइए। तो साइकिल में सर क्या होता है कि जैसे रनिंग में हमारी बॉडी पेन हो जाती है, जल्दी थक जाते हैं, साइकिल में क्या है, इंजॉयमेंट होता है, हम एक इंजॉय करते हुए जाते हैं, हजारों लोगों से मिलते हैं और मजा आता है चलाने में। तो हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए, सीनियर सिटीजन, बच्चे, सबके लिए आई थिंक उसके लिए ठीक है। अब मैं यही कहना चाहूंगा, मेरी बातें सुन के थोड़ा सा गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए कि हमारे देश में ऐसी हालत है कि गवर्नमेंट इतना कुछ कर रहा है और स्पोर्ट्स के लिए तो हमारे माउंटेन बाइकिंग के लिए कुछ नहीं कर रहा है। मेरे हिसाब से तो क्रिकेट के अलावा किसी में भी उनका ध्यान नहीं है, तो होना चाहिए। मैं बस सरकार से एक चीज कहूंगा, हमारे देश को एक स्पोर्ट्स कंट्री के नाम से जाना जाए। जिस हिसाब से अभी जब से राम भगवान जी हमारे देश में पधारे हैं ना, तब से हर जगह क्या हो रहा है, हिंदू राष्ट्र, हम हिंदुस्तानी है, हम एक हिंदूवादी है, बट वैसे ही हमारा देश स्पोर्ट्सवादी होना चाहिए। हमारे देश में इंडियन स्पोर्ट्स इंडियन के नाम से जाना जाना चाहिए। अभी आपने सुना होगा UFC फाइटर अंशुल जुबली, बिल्कुल बिल्कुल, वो एक मेरे भाई भी हैं, दोस्त भी हमारे उत्तराखंड से ही हैं। स्टार्टिंग में उन्होंने मेरे सामने ही मेरे साथ 2 बार साइकिलिंग करी है और अभी काफी स्ट्रगल किया उन्होंने भी। उनके पीछे भी पॉलिटिक्स है, ये मत सोचिए कि फॉलोवर्स इतने ज्यादा है, हर जगह नाम है, बट उनके पीछे भी पॉलिटिक्स है। बहुत कुछ कष्ट झेल के उन्होंने अभी इस लेवल तक पहुंचे हैं, उसमें भी उनकी मेहनत है और उनका जो क्लब है उन्होंने आगे बढ़ाया, बल्कि गवर्नमेंट ने किया। गवर्नमेंट तो क्या अपना नाम बढ़ाने के लिए डाल देती है कि हमने अंशुल जुबली के लिए ये किया, वो किया, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस जिस हिसाब से हमारे अंशुल भाई ने, हमारे अंगद भाई ने देश का नाम रोशन किया, वैसे ही स्पोर्ट्स इंडिया के नाम से
हमारा देश का नाम जाना चाहिए सर। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए जो मैंने कष्ट झेला है। अब तो फिलहाल मेरी एज भी हो गई कि मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, बट आई होप आई एम ट्राई नेक्स्ट टाइम। मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ फिर से, हो सकता है मुझे, बट गवर्नमेंट से उम्मीद नहीं, अपने मेहनत से स्टार्ट करूंगा। जितने भी रेस होंगे अपने मेहनत से जाऊंगा। बिल्कुल। और मैंने जैसा कल एक आपने वीडियो देखी होगी कि पहाड़ के लोग जो हैं उनकी जो समस्याएं हैं वो भी पहाड़ की तरह होती हैं, पर हिम्मत हारते नहीं है। राकेश भारती जी ने भी ये उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा है कि एज फैक्टर हो सकता है, चुनौती हो सकती है, पर सब कुछ एज नहीं है। वो शुरुआत करेंगे और साथ ही सरकारों को चेताने का कार्य कर रहे हैं। जितने लोग देखेंगे, इसे शेयर करेंगे, बाद में भी देखेंगे, तो समझिएगा ये पीड़ा स्पोर्ट्समैन की केवल तस्वीरों में और ट्रॉफीज में कैद होकर रह जाते हैं जो स्पोर्ट्समैन यहाँ के हैं। और यकीन मानिएगा कि इनमें और हमारे उत्तराखंड और पहाड़ में ऐसे कई युवा हैं जिनके अंदर बहुत टैलेंट है, जिनके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप जो है कूट कूट के भरी हुई है। पर राकेश भारती जैसे कई ऐसे युवा हैं जो अपनी उम्मीदें तोड़ देते हैं और ये जरूर बोलते हैं कि अब सरकारों से उन्हें उम्मीदें नहीं है, पर वो उठेंगे और फिर से लड़ाई करेंगे और फिर से लड़ेंगे। पर सवाल वही है, एक स्पोर्ट्समैन को क्या चाहिए? उन्हें चाहिए सम्मान, उन्हें चाहिए वो चाहते हैं, जिसके लिए वो मेहनत करते हैं। ऐसे ही राकेश भारती जी हैं, नैनीताल से आते हैं और देवों की भूमि उत्तराखंड से आते हैं। और सबसे पहली बात, यहां पर किद्दूवाला में, ये प्रॉपर एड्रेस किद्दूवाला रायपुर रोड में जब आप आए तो राइडर कैफे यहां पर है, इसमें भी जरूर आइएगा और इनकी कहानी, इनके जुबानी सुनिएगा और ये देखिएगा ये पुराने ये मेडल्स यहां पर कैसे रखे हुए हैं, ये इसके पीछे संघर्षों की कहानी क्या है और कैसे राजनीति का शिकार स्पोर्ट्समैन होते हैं। एक संदेश मैं आपसे लेना चाहूंगा राकेश भारती जी, रमेश भारती जी, पूरे युवाओं के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जो शायद हिम्मत हार जाते हैं। आपने फाइनेंशियली कष्ट भी देखे होंगे, जब आप बोल रहे थे आपको घर परिवार का नहीं, रेंट में आप यहां पर रहते हैं, कई खर्चे होते हैं, बच्चे भी आपका है। तो मैं ये एक संदेश उन लोगों के लिए जो हार मान लेते हैं, जो कहीं ना कहीं टूट जाते हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे? मैं उनके लिए संदेश देना चाहता हूं कि कभी जिंदगी में हार मत मानो। कभी भी स्ट्रगल हर किसी के लाइफ में है, हमें स्ट्रगल से लड़ना है। जैसे एक आर्मी मैन अपने देश के लिए लड़ता है, सिर्फ हमारे देशवासियों की रक्षा के लिए लड़ता है, अपनी जान गंवाता है, फिर भी वो लड़ता है। वैसे ही हमें लड़ना है। हमें ऐसे लड़ना है कि आई एम वन मैन आर्मी। हमें एक आर्मी वाली लाइफ जीनी है। अगर हम हार मानेंगे तो शायद ही हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें जंग लड़ना चाहिए। और अगर जितने भी इंडिया के राइडर्स हैं, मेरे फील्ड के राइडर्स या किसी भी स्पोर्ट्स के हैं, स्पोर्ट्स मैन है, उनसे ये कहना चाहूंगा, आप मेहनत करते रहिए, अपना हक जो है आप उसके पीछे लड़िए। बट कभी भी ये मत सोचिए कि मेरे लिए ये नहीं हो रहा, मेरे लिए वो नहीं हो रहा। ठीक है, बट आप रेस करिए, स्पोर्ट्स खेलिए, सब कुछ करिए। कभी ना कभी तो हमारे देश की जो गवर्नमेंट की आंख तो खुलेंगे, कभी तो होगा। अगर हमारे लिए नहीं होगा, नेक्स्ट जनरेशन के लिए होगा। लेकिन वो किसके थ्रू होगा? आपके थ्रू, आपकी हिम्मत के थ्रू। आप अपने हिम्मत को बिना हारे इस जंग के साथ लड़िए और नेक्स्ट आने वाली पीढ़ी के लिए वो काफी हेल्पफुल होगा। और आई होप कि मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट कभी ना कभी तो कुछ करेगी, ऐसी उम्मीद के साथ। मैं जितने भी हमारे देशवासी, हमारे स्टेट के जितने भी लोग हैं, उनसे यही कहना चाहूंगा कि बस हार मत मानिए, क्योंकि मैंने भी नहीं माना है, बहुत स्ट्रगल झेली है। और 6-6 हज़ार की जॉब करके मैंने अपने साइकिलिंग को फॉलो किया है। और ऐसे करते करते मैंने, हाँ, जो मेरा राइडर्स कैफे है वो मेरे साइकिलिंग की वजह से ही है। साइकिलिंग की वजह से इसलिए है क्योंकि मैंने हिम्मत नहीं हारी। साइकिलिंग की वजह से लोग जुड़े, लोगों ने पूछा आप कहाँ से हो, क्या हो, साइकिलिंग के साथ साथ कैफे भी चलाते हो। ऐसे करते करते लोग मेरे साथ जुड़े हैं और जितने भी लोग जुड़े हैं उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी है। तो मेरा कैफे का नाम लोगों ने इधर उधर दे के मेरा काम बढ़ा है उस लेवल के बाद। जो मैं 6,000 की जॉब करने वाला बंदा, आज मैं 1.5 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा हूँ और वो मेरे फैमिली के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। और अभी साइकिलिंग के लिए भी, साइकिलिंग में भी काफ़ी मेरे कैफे ने हेल्प किया है क्योंकि मैंने हिम्मत नहीं हारी। बिल्कुल। जब मैं शॉप और घर रेंट में दे के, अभी 2 लड़के मेरे पास जॉब भी करते हैं जिनकी मैं अच्छी खासी सैलरी भी देता हूँ। इतना स्ट्रगल करके अगर मैं इस लेवल तक पहुंच गया हूँ तो आई थिंक 90 में से शायद 10% ही लोग होंगे जिनके पास फैमिली सपोर्ट नहीं होगा। ठीक है सर, क्योंकि गरीब होंगे, मिडिल क्लास से होंगे, बट फैमिली सपोर्ट तो है ना। तो आप लोग हिम्मत हारेंगे तो फिर आप मुझे देख के मुझे क्या कहेंगे आप? तो मैं यही कहूंगा कि हिम्मत मत हारिए, लड़ते रहिए, देश के लिए लड़ते रहिए।
बिल्कुल Thank you रमेश so भारती जी, much. बहुत शुक्रिया आपका। और सच में यकीन मानिएगा, आपने अपने सपनों को एक नया रंग दिया है, नया रूप दिया है, जिसे राइडर्स कैफे के नाम पे भी आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पर आके जरूर आइएगा, जरूर सुनिएगा, और आपको लगेगा सपनों को कैसे रंग दिए जाते हैं और किस तरीके से एक रूप दिया जाता है। तो रमेश भारती जी की ये पूरी कहानी है, पूरा संघर्ष है, और यकीन मानिएगा संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी कहीं और संघर्ष बाकी है। और युवाओं को यही, बस सब कुछ कठिनाइयां नहीं हो सकती। हम भी आपको अपडेट करेंगे, और ऐसे ही कई स्पोर्ट्समैन हैं जो अब भी राह तक रहे हैं कि शायद प्रदेश में कुछ बदलाव हो और इस देश में स्पोर्ट्समैन भी आ सके जैसे रामलला आए हैं। तो हम भी अपडेट करते रहेंगे, और ऐसे ही आप जुड़े रहिएगा, इसे शेयर करते रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।